वेलकम टू योर एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह केस लॉ के बारे में, जो आईपीसी के चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन 76 के लिए एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। इस केस लॉ को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस वीडियो में प्रोसिक्यूशन के फैक्ट को देखेंगे, डिफेंस के फैक्ट को देखेंगे, इसके बाद हम ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को, फिर हाई कोर्ट के जजमेंट को और फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समझने के साथ इस केस लॉ के कंक्लूजन को समझेंगे। अब यहाँ शायद आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हमें इस केस लॉ में दो अलग अलग फैक्ट्स क्यों समझने हैं, क्योंकि किसी भी केस लॉ का तो कोई एक ही फैक्ट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं कि ए नाम के किसी पर्सन पर बी के मर्डर का चार्ज है। तो यहाँ ए के बचने के दो रास्ते हैं। पहला कि बी का मर्डर ए ने ही किया है, ये प्रूफ ही ना हो पाए, और ये चीज़ दो तरीके से हो सकती है कि या तो प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट ये प्रूफ ही ना कर पाए, या ए अपनी इनोसेंस प्रूफ कर दे, या फिर अगर प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूफ कर दिया है कि बी का मर्डर ए ने ही किया है, तो दूसरा तरीका है कि ए अपने इस ऑफेंस को जनरल एक्सेप्शन के किसी सेक्शन के अंडर ले आए। क्योंकि ये केस लॉ जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड है, तो हम इस एग्जाम्पल के दूसरे कंडीशन को लेते हैं जहां ए को अपने ऑफेंस को जनरल एक्सेप्शन के अंडर लाना है। तो यहाँ मान लेते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने अपने फैक्ट को बताते हुए कहा कि एक दिन ए और बी दोनों सेम रास्ते से जा रहे थे, तभी ए ने बी से अपने उधार के पैसे वापस मांगे। बी ने मना कर दिया तो ए ने बी का मर्डर कर दिया। और इसके बाद ए यानी डिफेंस ने अपने फैक्ट में बताया कि वो और बी सेम रास्ते से जा रहे थे। तब ए ने बी से अपने पैसे वापस मांगे, जिससे गुस्से में आकर बी ने ए पर अटैक किया और अपने आप को बचाने के लिए ए ने बी का मर्डर किया। तो यहाँ हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों ने दो अलग अलग स्टोरी अपने फेवर में बताई। अब कोर्ट दोनों पार्टीज के विटनेसेस, एविडेंसेस और उस वक्त के सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करने के बाद इनमें से किसी एक फैक्ट पर बिलीव करेगी और उसके अकॉर्डिंग अपना जजमेंट देगी। और इस जजमेंट के बाद आप कहीं भी अगर इस केस को छोटे में पढ़ेंगे तो आपको केवल उसी फैक्ट का जिक्र मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग जजमेंट आया है। लेकिन ओरिजिनल जजमेंट में दोनों ही फैक्ट्स का एक्सप्लेनेशन होगा और फिर जजमेंट होगा। तो इस केस लॉ को हम इस वीडियो में ओरिजिनल जजमेंट के अकॉर्डिंग समझेंगे, इसलिए हम यहाँ दो फैक्ट्स को समझेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एनालिसिस को समझेंगे और उसके बाद ये जानेंगे कि इस केस लॉ में कौन से फैक्ट के अकॉर्डिंग जजमेंट आया और क्यों। सो आई होप कि अब आपको दो फैक्ट्स पढ़ने का रीज़न क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रोसिक्यूशन के फैक्ट को समझेंगे। प्रोसिक्यूशन के अकॉर्डिंग 11 नवंबर 1970 की रात को करीब 10 बजे के आसपास बिनोय, समीर और रंजीत अपने घर के बाहर बैठे थे। तभी वहां तीन पुलिस व्हीकल में कुछ 15-20 पुलिसमैन आए, जिन्हें डीसीपी यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस विभूति चक्रवर्ती लीड कर रहे थे। वो सभी उन तीनों के पास गए और उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी, जिसके बाद रंजीत ने बताया कि वो कैलकाटा पुलिस में पुलिस कांस्टेबल रह चुके हैं और समीर ने बताया कि वो एनवीएफ का मेंबर रह चुका है। इसके बाद डीसीपी विभूति चक्रवर्ती ने रंजीत के ऊपर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया, लेकिन उसी वक्त रंजीत अपने घर में भाग जाता है। तब रिस्पोंडेंट 2 और रिस्पोंडेंट 4 उसे घर से खींचकर बाहर लाते हैं और उसके ऊपर उनके साथ ऑफिसर्स भी फायर करते हैं। इसी बीच समीर, जो घर में भागने की कोशिश कर रहा होता है, उसे भी पकड़ लेते हैं और रिस्पोंडेंट 1 यानी शिव मंगल सिंह उसके ऊपर एक बार फायर करता है। उसके बाद उन पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें एक पुलिस जीप के अंदर बिठाया और वहां से आरजी कर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल जाते वक्त जो समीर है वो दर्द से कराह रहा था, इसलिए जब वो हुगली नदी के किनारे एक राजर घाट नाम की जगह पर पहुंचते हैं, तब एक ऑफिसर ने कहा कि समीर की आवाज़ को शांत करना होगा, जिसके बाद रिस्पोंडेंट 3 ने समीर को एक और गोली मार दी।
इसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तब हॉस्पिटल ने रंजीत को तुरंत मृत घोषित कर दिया और थोड़ी ही देर बाद समीर की भी कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने से पहले ही डेथ हो गई। और इसके साथ इनका जो तीसरा भाई बिनोय था उसे अरेस्ट कर लिया गया और अगले दिन उसे कोर्ट के सामने ले जाया गया जहां उसे बेल पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद रिस्पोंडेंट्स ने अपने डिफेंस में जो स्टोरी बताई उसके अकॉर्डिंग उस रात वो पेट्रोल ड्यूटी पर थे जिसे डीसीपी विभूति चक्रवर्ती लीड कर रहे थे। जब वो श्यामकपुर स्ट्रीट में पहुंचे, ये जो इंसिडेंट है वो श्यामकपुर स्ट्रीट नाम की ही एक जगह पर हुआ था, तो उस श्यामकपुर स्ट्रीट में पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने उन पर अटैक किया और इस अटैक में रिस्पोंडेंट 1 शिवमंगल सिंह इंजर्ड हो गया, जिसे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि एसीपी पीआर दे और रिस्पोंडेंट 2 ने तुरंत आरजी कर हॉस्पिटल पहुंचा है। और इसी कारण से डीसीपी विभूति चक्रवर्ती ने उनके ऊपर फायरिंग का ऑर्डर दिया जिसमें रंजीत और समीर इंजर्ड हो गए। यहाँ रिस्पोंडेंट 1 और 2 का ये कंटेंशन था कि उन्हें डीसीपी के अगेंस्ट में गवाही देने के लिए प्रेशराइज किया गया और जब उन दोनों ने मना कर दिया तो उन्हें इस केस में गलत तरीके से फंसा दिया गया। तो ये तो हो गई दोनों पार्टीज के साइड की स्टोरी। पर यहाँ अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इस केस में केवल 4 रिस्पोंडेंट ही क्यों हैं? क्या एसीपी और डीसीपी के अगेंस्ट में कोई केस नहीं था? तो इसका आंसर समझने के लिए हमें समझना होगा इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन को, यानी ये लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे हुई इस बात को। तो ये केस इनिशिएट होता है बिनॉय के द्वारा एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कैलकाटा के पास फाइल किए गए प्राइवेट कंप्लेंट से, जिसे उसने 22 दिसंबर 1970 को उन चारों रिस्पोंडेंट्स के साथ डीसीपी विभूति चक्रवर्ती और एसीपी पीआर दे के अगेंस्ट में भी फाइल किया था। अब यहाँ ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये प्राइवेट कंप्लेंट क्या होता है। तो देखिए, किसी भी ऑफेंस को हम 2 तरीकों से रजिस्टर कर सकते हैं। पहला है एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और दूसरा है प्राइवेट कंप्लेंट। एफआईआर को कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर के पास फाइल करते हैं जिसके तुरंत बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और वहीं कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट के पास फाइल करते हैं और इन्वेस्टिगेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद ही स्टार्ट होती है। एफआईआर को सीआरपीसी में डिफाइन तो नहीं किया गया है लेकिन इसे सीआरपीसी के ही सेक्शन 154 में एक्सप्लेन किया गया है। वहीं सीआरपीसी के सेक्शन 2D में कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक ब्लॉग की लिंक दी है, आप उसे पढ़ सकते हैं। सो बैक टू द केस। यहाँ बिनॉय की कंप्लेंट फाइल करने के बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कैलकाटा ने उन 4 रिस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट में लीगल प्रोसेस इश्यू कर दिया, लेकिन उन 2 ऑफिसर्स के अगेंस्ट में कोई प्रोसेस इश्यू नहीं किया और इसका रीज़न उन्होंने बताया सेक्शन 197 सीआरपीसी के अंडर में सैंक्शन की ज़रूरत। यहाँ सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध से नहीं बल्कि अनुमति से है। दरअसल सेक्शन 197 सीआरपीसी बात करता है प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी पब्लिक सर्वेंट या जज के अगेंस्ट में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग इश्यू करने से पहले कंपिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। इस सेक्शन का कारण ये है कि इन ऑफिसर्स को उनकी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त कोई अननेसेसरली परेशान न करें। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स में ये बताया है कि कब इनके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग इश्यू करने से पहले किसी सैंक्शन की यानी कि किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कुछ ब्लॉग्स की लिंक दे देंगे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और इसके बाद जब कोर्ट ने दोनों ऑफिसर्स के अगेंस्ट में कोई लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 197 सीआरपीसी के कारण नहीं इशू किया, तब बिनॉय ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास सैंक्शन के लिए अप्लाई किया। यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उसके इस एप्लीकेशन को उस वक्त की गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद 1977 में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट चेंज होती है। तब जुलाई 1977 में बिनॉय ने फिर से सैंक्शन के लिए अप्लाई किया और इस बार उसकी ये एप्लीकेशन 4 अगस्त 1977 को एक्सेप्ट हो गई।
इस एप्लीकेशन के एक्सेप्ट होने पर अब उन दोनों ऑफिसर्स के अगेंस्ट में भी लीगल प्रोसीडिंग इश्यू हो सकती थी। इसलिए उन दोनों ने आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की, जिसे कोर्ट की सिंगल बेंच ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा अपील की और उस बार उनकी इस अपील को हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने एक्सेप्ट कर लिया और उस सैंक्शन को ख़त्म कर दिया। और इस तरह से उन दोनों ऑफिसर्स के अगेंस्ट में कोई लीगल प्रोसीडिंग इश्यू नहीं हुई और ये प्रोसीडिंग्स केवल उन 4 रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में ही चली। तो अभी तक हमने यहाँ इस केस के फैक्ट और ये प्रोसीडिंग्स ऑफिसर्स के अगेंस्ट में क्यों नहीं है ये समझा। अब हम कोर्ट्स के जजमेंट को समझेंगे। इस केस में जो ट्रायल कोर्ट होता है उसने प्रोसिक्यूशन के फैक्ट को सच माना और उन चारों रिस्पोंडेंट्स को सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी रीड विथ सेक्शन 34 आईपीसी के अंडर में लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए पनिश किया। तो अब क्योंकि ट्रायल कोर्ट का जजमेंट उनके अगेंस्ट में था, तो जाहिर सी बात है कि ट्रायल कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट में रिस्पोंडेंट्स ने हाई कोर्ट में अपील की, जहां डिफेंस के फैक्ट को एक्सेप्ट किया गया और रिस्पोंडेंट्स को एक्विटल मिल गई। अब इस रिहाई के अगेंस्ट में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल यानी प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। और अब सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट में हम समझेंगे कि उन्हें हाई कोर्ट से क्यों रिहा किया गया, क्योंकि हाई कोर्ट के जजमेंट का ही एनालिसिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लर्न्ड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने हाई कोर्ट में ये कंटेंशन दिया था कि ये केस कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक यूनिक केस है, क्योंकि इस केस में लॉ के प्रोटेक्टर्स ही प्रीडेटर्स बन गए, यानी कानून के रक्षक ही भक्षक बन गए। और इस परिस्थिति में प्रोसिक्यूशन के केस में कुछ लूप होल्स का होना बहुत लाजमी है। उन्होंने कोर्ट में ये भी प्रार्थना की थी कि इसी कारण से इस केस में नॉर्मल क्रिमिनल केसेस में जिस स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की ज़रूरत होती है, कोर्ट को उसी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की आशा इस केस में नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद जब हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस में अंतर का कारण पूछा, यानी प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस थे उन्होंने कोर्ट में जो गवाही दी उसमें अंतर था, तब लर्न्ड एडवोकेट जनरल ने इसका कारण बताया कि उनके विटनेसेस घटना के लगभग 9 साल बाद गवाही दे रहे हैं। इसी कारण से प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस में अंतर होना नॉर्मल है। इसके बाद जब हाई कोर्ट ने सेक्शन 34 आईपीसी के एप्लीकेशन के बारे में पूछा, तब स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने कंटेंशन दिया कि सभी पुलिसमैन का वहां केवल प्रेजेंट होना ही उन्हें इस ऑफेंस का हिस्सा बनाता है। वैसे सेक्शन 34 आईपीसी तब लगता है जब किसी ऑफेंस को एक से ज़्यादा लोग मिलकर करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के कंटेंशंस को डिस्कस करने के बाद हाई कोर्ट के जजमेंट को डिस्कस किया और कहा कि हाई कोर्ट का जजमेंट दिखाता है कि 1970-71 के वक्त में कलकत्ता सहित वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में नक्सल मूवमेंट के कारण सीरियस लॉलेसनेस थी। और इसके साथ ही हाई कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग खुद बिनॉय ने भी उस वक्त इस लॉलेसनेस के कारण होने वाले मर्डर्स को एक्सेप्ट किया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस का एनालिसिस करके पाया कि उनके लिए प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को एक्सेप्ट करना मुश्किल है और इस तरह हाई कोर्ट ने डिफेंस की स्टोरी को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि शिवमंगल सिंह के इंजर्ड हो जाने के कारण ही उन्हें ओपन फायर करना पड़ा था। इसलिए यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विभूति चक्रवर्ती के द्वारा दिया गया ऑर्डर जस्टिफाइड है। इसलिए रिस्पोंडेंट्स अपने सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए बाउंड थे और इसी ग्राउंड पर हाई कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स को रिहा कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इस ट्रायल के दौरान हाई कोर्ट में एक बहुत ज़रूरी और साथ ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर के फुलफिलमेंट में किसी को इंजरी पहुंचा दी या फिर किसी का डेथ कॉज कर दिया, तब उस परिस्थिति में क्या केवल सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर उन्हें कन्विक्शन से पूरी तरह से बचा सकता है? देखिए, असल में इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने कोई इंजरी या डेथ कॉज कर दिया है
तो वहाँ क्या केवल सुपीरियर ऑफिसर के कमांड को ही कंसीडर करेंगे या फिर उन सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की गुड फेथ को भी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस क्वेश्चन को कंसिडर करना हम इस केस में अननेसेसरी मानते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ठीक तरह से इस कंक्लूजन पर आया है कि यहाँ डीसीपी का ऑर्डर जस्टिफाइड था, और अगर वो ऑर्डर जस्टिफाइड और लॉफुल था तो इसके आगे इस बात को कंसिडर करना इमटेरियल होगा कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स उस ऑर्डर को लॉफुल मानते थे या नहीं। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के लिए ये क्वेश्चन तभी अराइज होगा जब सुपीरियर ऑफिसर का कमांड अनलॉफुल हो, और इसी बात को सेक्शन 76 आईपीसी का इलिस्ट्रेशन ए भी क्लियर करता है। और इस सेक्शन की बॉडी में जिस मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ के प्रेजेंस की बात कही गई है उसे हम तभी कंसिडर करेंगे जब सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर अनलॉफुल हो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस क्वेश्चन के आंसर में कहा कि अगर सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर जस्टिफाइड है तो हाँ, केवल सुपीरियर ऑफिसर का कमांड सबऑर्डिनेट्स के लिए एब्सोल्यूट डिफेंस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग भी रिस्पोंडेंट्स सेक्शन 76 आईपीसी के अंडर में प्रोटेक्शन के लिए इंटाइटल्ड हैं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि यहाँ इस केस में थोड़ी पॉलिटिक्स भी मिक्स हो गई है, इसलिए हम अपने इस जजमेंट को केवल इसी बेस पर नहीं देंगे, बल्कि हम प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को भी एनालाइज करते हुए समझेंगे कि क्या वो एविडेंसेस रिस्पोंडेंट्स के कन्विक्शन के लिए इनफ हैं। वैसे यहाँ पॉलिटिक्स के मिक्स होने की बात से सुप्रीम कोर्ट ने उस इंसिडेंट को रेफर किया है जिसमें एक गवर्नमेंट ने डीसीपी और एसीपी के अगेंस्ट में सेक्शन 197 सीआरपीसी के अंडर सैंक्शन देने से मना कर दिया था, तो वहीं न्यू गवर्नमेंट ने सैंक्शन दे दिया था। यानी पुराने गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन ऑफिसर्स ने कोई ऑफेंस नहीं किया, जबकि प्रेजेंट गवर्नमेंट मानती है कि पुराने गवर्नमेंट के टाइम पर ऑफेंस हुआ था। इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ सुपीरियर ऑफिसर के कमांड को बेस नहीं बनाएंगे अपने जजमेंट का, बल्कि एविडेंसेस को भी एनालाइज करेंगे। फिर इस एनालिसिस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस इंसिडेंट की रात को हल्की बारिश हो रही थी और आसमान में बादल थे, और अगर हम ये देखें कि क्या प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस रिस्पोंडेंट्स को पहचान सकते हैं तो उनके स्टेटमेंट पर बिलीव करना मुश्किल है, क्योंकि वो उस इंसिडेंट के लगभग 9 सालों बाद अपनी गवाही दे रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि बिनॉय ने उस इंसिडेंट के दिन से लगभग 1 महीने बाद कंप्लेंट फाइल की, पर फिर भी उसने उस कंप्लेंट में जो कहा, फिर कोर्ट में एज अ एविडेंस जो कहा, उनमें बहुत से मटेरियल डिफरेंसेस हैं। इस बेस पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस रिस्पोंडेंट्स की कन्विक्शन के लिए इनफ नहीं है, और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस की स्टोरी पर बिलीव करते हुए उन रिस्पोंडेंट्स को रिहा कर दिया, और उन्हें रिहा करने के साथ ही स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा फाइल किए गए स्पेशल लीव पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया। अगर हम ये समझे कि सेक्शन 76 आईपीसी के एप्लीकेशन से रिलेटेड इस केस में क्या कंक्लूजन है, तो इस केस के अकॉर्डिंग अगर सुपीरियर ऑफिसर का कमांड जस्टिफाइड है तो उसके सबऑर्डिनेट्स सेक्शन 76 के अंडर प्रोटेक्शन के लिए इंटाइटल्ड हैं, और यहाँ वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स उस कमांड को लॉफुल मानते हैं या नहीं, ये बात इमटेरियल होगा। लेकिन अगर सुपीरियर ऑफिसर का कमांड अनलॉफुल है तो ही हम वहाँ देखेंगे कि क्या उन सबऑर्डिनेट्स ने उनके ऑर्डर को मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण गुड फेथ में लॉफुल माना था, या उन्हें पता था कि वो ऑर्डर अनलॉफुल है। अगर पता होगा तो सेक्शन 76 के अंडर में उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, और अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ होगा तब उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। और इसी के साथ अगर हम ये समझें कि सेक्शन 76 आईपीसी एक्सक्यूजेबल डिफेंस है या जस्टिफिएबल, तो ये एक एक्सक्यूजेबल डिफेंस है, जहां हमारा फोकस एक्टर पर होगा कि उसने इस ऑफेंस को क्यों कमिट किया, ना कि उसके एक्ट पर कि उसने क्या ऑफेंस कमिट किया।
इस केस में डिस्कस किए गए वर्ड्स जैसे बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, गुड फेथ, सेक्शन 76, एक्सक्यूजेबल और जस्टिफिएबल डिफेंस को समझने के लिए आप लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू योर एजुकेशन हब एंड शेयर दिस वीडियो with your friends. Thank you for watching.